नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आतंकवाद और संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए गुजरात सरकार के जरिए लाए गए बिल द गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल या GCTOC पर मुहर लगाने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कई सवाल पूछे हैं और इस बिल को गृह मंत्रालय को लौटा दिया है। हालांकि इससे पहले मोदी सरकार इस बिल को पास कर चुकी है और इसके बाद ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। 2003 से लेकर अब तक ये बिल कई बार वापस जा चुका है और इससे पहले गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि गुजकोक भी जिसको कहा जाता है, उसके नाम से इस बिल का प्रस्ताव आ चुका है और इस बिल के कई प्रावधान ऐसे हैं जिन पर आपत्ति पहले भी जाहिर की जा चुकी है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या खास है जो आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ सकता है ये बिल, और क्यों आखिर इस पर बार बार आपत्तियां जाहिर की जा चुकी हैं, क्योंकि कई बार ये बिल वापस जा चुका है अलग अलग राष्ट्रपतियों के जरिए। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। राजनीतिक मेहमान भी हैं और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं जानने के लिए कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो गुजरात सरकार पिछले 13 साल से लगातार इसको पेश कर रही है और ऐसा क्या है जो ये लगातार वापस जाता है। मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं इस वक्त सैयद जफर जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। तीसरे खास मेहमान कपिल सांकला हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमीर जामई भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एक और खास मेहमान जल्द मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि इस बिल की ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं कि पहले एक नाम से और अब दूसरे नाम से टेररिज्म जो है इसमें पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात थी, अब ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध और साथ साथ आतंकवाद, दोनों से इस कानून को आप समझते हैं कि ये कानून लड़ सकेगा। क्या खास बात है इसकी? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शेरवानी जी के आज के दिन में जो टेररिज्म एक बड़ा मीनेस हो गया है सोसाइटी के लिए, और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका कहीं ना कहीं दिखा जाता है कि वो इट लीड्स टू टेररिज्म, कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखता है। तो ऐसे कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है जो समझी जा रही थी बहुत पहले से, कि ऐसा कानून हो जो जिसका ऑफकोर्स दुरुपयोग ना हो, लेकिन वो कानून इस तरह से बनाए जाए जो कि बड़े कड़े हों और इस तरह के मीनेस को रोका जा सके। तो इस कानून का सीधा सीधा एक ही पहलू है कि जो क्राइम हो रहे हैं और जो टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा हो और ऐसे कानून बनाया जाए जिसका प्रावधान नहीं है भी, उस कानून को बनाने के लिए एक कोशिश थी। अब जहाँ तक प्रेसिडेंट का सवाल है, प्रेसिडेंट ने अगर कोई उसमें उनके ऑब्जर्वेशन आए हैं और प्रेसिडेंट को उस ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारी सरकार गुजरात सरकार से लेकर प्रोवाइड करेगी, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद उनके अप्रूवल मिल जाएगी हमें प्रेसिडेंट की। लेकिन जफर साहब, इसमें हैरानी की बात यह है कि एक राष्ट्रपति की बात नहीं है बल्कि तीसरे राष्ट्रपति हो गए हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने इसको लौटाया है। अभी फिलहाल सवाल पूछा है उन्होंने, गृह मंत्रालय को वापस गया। इससे पहले 2004 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने इसको वापस लौटाया और कहा कि जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन है यानी कि फ़ोन पर जो बातचीत है उसको रिकॉर्ड करके भी एविडेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये उन्होंने कहा कि स्वीकार्य नहीं है। फिर दूसरी बार 2009 में जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसको जो है इनकार किया और कहा कि ये बहुत ड्रैकोनियन है। इसको जो है वो कन्फेशन के तौर पर एक पुलिस अधिकारी के सामने ट्रायल के दौरान जो कन्फेशन होगा उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये स्वीकार्य नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं जब स्वीकार्य नहीं थी दो राष्ट्रपतियों के जरिए, तो तीसरी बार इन दोनों क्लॉज को शामिल करके फिर इस बिल को पेश किया गया। देखिए, आप अगर आप देखें तो जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 सालों में जिस तरह से टेररिज्म से इंडिया इम्पैक्ट हुआ है, और आप देखिए दुनिया में भी टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और उससे दुनिया के कई ममालिक इम्पैक्ट हुए हैं। तो हालात को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इसकी ज़रूरत है और ऐसे कड़े कानून और इसका प्रावधान होना चाहिए, इसलिए इसे रखा गया और बार बार इसकी कोशिश की गई कि हमारे प्रेसिडेंट से इसकी अप्रूवल मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली अप्रूवल नहीं आया, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि, और हम इस बात के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे कानून की ज़रूरत है आज के दिनों में। अगर टेररिज्म कम होता पहले के बनिस्बत तो शायद हम ऐसे वापस दोबारा दूसरे प्रावधान के साथ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको भी स्टैटिस्टिक्स मालूम है कि जो क्राइम का रिकॉर्ड है और जो टेररिज्म के जो का रिकॉर्ड है वो दोनों जो है बहुत बढ़ा है,
ठीक और है इसलिए जफर साहब, हमें मैं चाहती ऐसे हूँ कानून की जी जरूरत है और इस तरह अगले के सवाल प्रावधान में, की अगले जरूरत दौर में है। मैं चाहूंगी कि आप आंकड़े हमारे सामने पेश करें कि पिछले 10 साल के दौरान कितना आतंकवाद बढ़ा है और कैसे इस कानून की जरूरत है, और क्यों नहीं जो गुजरात की राज्य सरकार है वो मानवाधिकारों और आतंकवाद से लड़ाई के बीच एक संतुलन बिठा सकती है, और क्यों राष्ट्रपतियां अलग अलग जो राष्ट्रपति हैं उनकी समझ जो है गुजरात सरकार की समझ से क्यों अलग, ये हमारे सामने आ रहा है। मोहम्मद अली खान, ये बताइए फिलहाल कि क्यों ऐसा लगता है, जो वो ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का माहौल है, इससे इनकार नहीं कर सकते हम, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये भी समस्या हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान भी 2 बार ऐसा हुआ, हालांकि 2004 में और 2009 में, दोनों में यूपीए के दौरान ऐसा हुआ कि इस बिल को वापस भेजा गया। देखिए मैम, मैं इस बात पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जो ज़रूर इफ़ेक्टिव हो और अपने उद्देश्य में कामयाब हो। इस बात में कोई इनसे फ़र्क नहीं रखेगा। जो आज ये डिस्कशन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि जब आप ये कानून बनाते हैं तो आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप इंसानियत और इंसाफ की बुनियाद पे बनाएं इन कानूनों को। बड़ा आसान होता है इनमें ये बड़े ड्रकोनियन प्रावधान डालने के लिए। और मेरे भाजपा के भाई साहब ने अभी आपको बताया कि देखिए ये वजह थी और इन वजूहातों की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मगर सवाल ये है कि 3 सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स ने इस बिल को वापस किया है, यानी इसमें कुछ कमियां तो हैं। देखिए इसके 3 प्रावधान हैं जिसके बारे में मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा। सबसे पहला प्रावधान ये है जिससे काफ़ी लोग परेशान हुए थे कि अब आपकी कोई भी फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपके ख़िलाफ़। पहले इसके लिए प्रोसीजर्स होते थे, आईटी एक्ट में होम सेक्रेटरी की इजाज़त लेना पड़ती थी। मिनिस्ट्री को इस पर बिल्कुल सही, एतराज़ था। उनका लिखित में एतराज़ आया है इस पर। दूसरा प्रावधान इन्होंने ये डाला है कि अब जो है पुलिस की कस्टडी में दिया हुआ स्टेटमेंट अब वो एडमिसिबल होगा। कपिल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि पहले ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट जो होता है वही एडमिसिबल होता है, और इसकी बहुत ही वेल रिसर्च्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड वजहें हैं जो जिस वजह से ये शुरुआत से ऐसी प्रक्रिया जारी रही है। तीसरी चीज़ जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्जशीट का जो पीरियड है वो 90 दिन से 180 दिन करने के लिए, यानी 3 महीने से 6 महीने। अब क्या होगा इस वजह से, जो मान लीजिए अगर कोई इंसान बेगुनाह भी है वो से 6 महीने इनको अधिकार मिल जाएगा जेल में रखने का, तो वो बेचारा जो है, आप तो इंसाफ तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया आपने। तो ये सब वजहें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है 3 सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स ने इस पे अपनी राय एक तरीके से बयान की है वापस करके। कपिल सांखला जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कानून के जानकार के तौर पर जो प्रोविजंस आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि जिस स्तर का ये जो जुर्म हो रहा है उसी स्तर की सज़ा भी होनी चाहिए और उस हिसाब से कानून होना चाहिए? देखिए, मैंने हमेशा ही कहा है कि हमें रियलिटी में जीना चाहिए। हम इंडिपेंडेंस से वॉर में हैं। हमारे आसपास जो हमारे नेबर्स हैं वो हम पे तब से ही अटैक करते आए हैं। ये अटैक गोरिल्ला वॉरफेयर बोल दीजिए, टेररिज्म बोल दीजिएगा, आप ड्रग्स नारकोटिक्स अंदर लाना बोल दीजिएगा, वेपन ट्रेड बोल दीजिएगा। बकोका जब लगा था तो काफ़ी सारे दाऊद के गैंग के लोग और नाइक गैंग के लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि वेपन्स जो होते हैं वो अफगान टेररिज्म से आते हैं और एलटीटी तक सप्लाई होते हैं। तो जहाँ तक कि ऑर्गेनाइज क्राइम है और टेररिज्म है, ये तो साथ साथ ही हैं। और दूसरी चीज़ होगी कि रूट्स भी वही इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि टेररिस्ट जो है या ऑर्गेनाइज क्राइम का क्रिमिनल है, उस पर तो कोई बंदिश नहीं होती। तो आपको ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स लाने पड़ेंगे जिनको हाँ चेक और बैलेंस की ज़रूरत है, पर लाने पड़ेंगे कि आप उनको रोक सकें, आप उनको डरा सकें, आप उनको ये बता सकें कि कोई भी पुलिस वाला निहत्था नहीं है, कोई भी सरकार आराम से बैठी नहीं रहेगी अगर आप उनके शहरों में उनके इनोसेंट्स को बॉम्ब से मार डालेंगे। लेकिन इसमें जो 2 खास प्रोविजन है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि इससे जो आम नागरिक हैं, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं है? जो टेलीफोनिक इंटरसेप्शन की बात है उसका जिक्र हो रहा है, जिस तरह से मोहम्मद अली खान ने कहा कि भाई 3 महीने, उस पर ही एतराज़ था अभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, और इसमें प्रोविजन 6 महीने का है कि आप बिना अपराध साबित हुए दरअसल 6 महीने रख सकते हैं जेल में, और उसके बाद ही हो सकता है कोई अपराधी साबित ना हो। आप सही कह रही है, पर इस पर फिर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड एक्ट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मकोका से इंस्पायर्ड है और बेसिकली मकोका एक्ट लेकर आए गए हैं। और मकोका 15 साल तक महाराष्ट्र में था, और उसमें जो भी आप खामियां बोल दें, पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म से बड़ी बेखूबी से लड़ा। डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, जर्नलिस्ट ने कहानियां लिखी हैं कि किस तरह से मकोका की वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम, क्राइम सिंडिकेट और टेररिज्म कम हुआ। जी हाँ,
तो लेकिन ये चीज ये भी साफ है कि इस पर विवाद भी कभी खत्म नहीं हुआ कि मक्कू का जैसा कानून जो है पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा कानून है। पेट्रियट एक्ट अगर आप ले लें अमेरिका में, जो कि एक ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है, तो पेट्रियटिक एक्ट जो है, द पेट्रियट एक्ट, उसमें भी इस तरह के प्रावधान हैं। जी। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, तो ये नहीं हो सकता कि रैंडम सर्च हो रही होगी, लो आपकी कॉल रिकॉर्ड्स लिए जा रहे ठीक है, होंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सेफ गार्ड हो सकते हैं, फायरवॉल्स हैं, काफी चलिए, अच्छे भी देखते हैं और जो कितने बनेंगे सेफ गार्ड्स हैं। अभी मैं अमीर साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर राजय गुडावर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर गुडावर्ती, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो पूरा एक तरह से टकराव चल रहा है कि तीसरे प्रेसिडेंट हैं ये जिन्होंने मना किया है कि नहीं, ये कानून ये बिल जो है इस फॉर्म में कम से कम कानून नहीं बन सकता, कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। और हम जानते हैं राष्ट्रपति का क्यूरियस होना ही, सिर्फ उनका जिज्ञासा दिखाना ही अपने आप में काफ़ी गंभीर बात है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? राज्य सरकार लगातार जो है 2003 से लेकर अब तक गुजरात की, और ये तब हमारे सामने आया था जब इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2003 में इसको पेश किया था और अब 2016 में ये वापस भेजा गया है। देखिए, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज टू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओनली बाइबल एंड गीता दैट ही बिलीव्स इन। दूसरे तरफ एक ऐसा लॉ को उन्होंने 4 बार पेश कर चुके हैं जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस, बेसिक एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर के बेसिक फाउंडेशंस को इट क्वेश्चंस इट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका लॉजिक हमेशा हमें ये दिया जा रहा है कि टेररिज्म को फाइट करने के लिए इस लॉज को यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस देख लीजिए, आप कश्मीर का अफ्स्पा का एक्सपीरियंस देख लीजिए, टेररिज्म से ज़्यादा दिस लॉस हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट लोकल पीपल। नो, वन हैज़ टू, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिबेट करना है कि एक डेमोक्रेसी में व्हाट इज़ द वे यू फाइट। इवन अगर मिलिटेंसी का भी बात हम ले लें, हाउ डू यू फाइट मिलिटेंसी? अगर पुलिस और आर्मी ही सब काम कर दे तो पॉलिटिकल क्लास किस लिए, इलेक्शंस किस लिए, डेमोक्रेसी किस लिए? वाई शुड वी हैव ऑल दिस? इन ए डेमोक्रेसी हमें मिलिटेंसी को भी हमें एक पॉलिटिकल एंगल से अंडरस्टैंड करना है। आप कश्मीर में जहां आप 80 to 90% पीपल आर अनहैप्पी विथ योर स्टेट एंड वांट सेसेशन, देश से जुड़ के रहना नहीं चाहते, वहाँ आप अफ्स्पा लगा के टेररिज्म और मिलिटेंसी कैसे फाइट करेंगे? बेसिक लोकल सपोर्ट नहीं है आपके पास, स्टेट का लेजिटिमेसी नहीं है, स्टेट के एवरीडे मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे। सिमिलर नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए आप, सिमिलरली सेंट्रल इंडिया, एंटायर छत्तीसगढ़ एरिया देख लीजिए, जिस तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस को लेके innocent tribals have been continuously harassed. Political class has to debate that continuously extraordinary loss का scope increase करने से, that too in a country हमारे जैसे देश में जहाँ police have such a colonial legacy. Where is the basic training of police? इवन मोदी जी अगर इनकॉग्निटो, अगर बेश बदल के अगर किसी पुलिस स्टेशन में एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट करने के लिए आप दर्ज करने चले जाइए, लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस। जी, जहां वी आर नॉट ट्रीटेड एज अ बेसिक सिटीजन्स, वहां आप एक ऐसा प्रोविजन ला रहे जो पुलिस स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट का आगे एविडेंस बिकम्स एक्सेप्टेबल इन कोर्ट। हाउ डू यू नॉट एक्सपेक्ट देयर टू बी एक्सेसेस? लेकिन कपिल सांखला कह रहे हैं कि जिस स्तर की समस्या है उस स्तर का ही कानून लाना पड़ेगा, और मकोका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण ये दे रहे हैं कि दरअसल एविडेंस उनके पास ये है कि इससे कम हुआ है जुर्म, तो क्या नागरिकों को जुर्म से बचाना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? बेसिकली ज़रूर इनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य यही है कि उस समस्या के जड़ पे जाइए आप। अगर आप कश्मीर को ले लीजिए, मिलिटेंसी के किस ढंग से, व्हाई डज इट सर्वाइव? मिलिटेंसी सर्वाइव क्योंकि लोकल सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट क्यों है मिलिटेंट्स के लिए? क्योंकि द वे यू आर ट्रीटिंग द सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन। अगर कल कश्मीर में 80% जनता मिलिटेंट्स के खिलाफ हो जाए, हाउ कैन मिलिटेंसी सर्वाइव? आप वहाँ पे आपको अफ्स्पा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस का जरूरत नहीं है। एंड इवन इस लॉस में वेयर इज द गारंटी दैट इट इज यूज्ड जुडिशियसली? कहाँ हमें हिस्टोरिकली एक जगह दिखाई है जहाँ इस लॉस हैव बीन यूज्ड एंड हैव बीन यूज्ड ओनली अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। दे हैव बीन यूज्ड मेजॉरिटी अगेंस्ट कॉमन पीपल। टाडा का पहला डिटेनी जो गुजरात में, तो 12 साल का लड़का। बिल्कुल, ये बात बार बार याद रखने वाली बात है जो आपने टाडा के बारे में कही है। अमीर जहाँ में ये बताइए, दो हमारे पास बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बार ये बात इनकार नहीं है कि आतंकवाद है, संगठित अपराध है, और नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ये भी उनका संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो नागरिकों के मानवाधिकार हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह से दोनों में एक संतुलन बिठाया जा सकता है? देखिए, मैं प्रोफेसर साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं अभी जो है गुजरात खुद जो है एक बड़े फंक्शन में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम, जो कि अक्षरधाम वाले मामले में मास्टरमाइंड थे,
और उनको 12 साल के बाद जो है बाइज्जत कोर्ट ने जो है उनको बरी किया है। उनकी किताब को गुजरात सरकार जो उन्होंने जो उनके ऊपर आप बीती थी, और ख़ासकर जो ये कानून की बात है उसकी जो फैसल जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने गलती से एक सही बात बोल दी अपनी बात में कि इसके दुरुपयोग का भी ख़तरा जो है बना रहता है। तो बेसिकली ये जो पूरी बहस है, चाहे वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको वापस किया है या देश में जो इसका हमेशा से विरोध हुआ है, आप चाहे टाडा से उठा के देख लीजिए, पोटा, उसके बाद यूएपीए, और उसके बाद जो है ये गुजरात का जो बिल है, आप मुझे बताएं कि 54 ऐसे केसेस में जो गुजरात के उसमें आते हैं और जो यूएपीए के अंदर आते हैं, वो सारे बड़े मेजर मामलों में जो है कोर्ट ने दिल्ली की स्पेशल सेल सहित इन लोगों को लताड़ लगाई कि आप लोग 12 साल के बाद, 14 साल के बाद लोगों को ठप्पा लगा के आप जो है सड़क पे छोड़ दे रहे हैं कि ये आतंकवादी थे। तो इनके साथ तो ये जो मामला दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है। और मैं देखिए मोहम्मद अली साहब जो है इनके नाम में मोहम्मद भी जुड़ा है और ये अली भी हैं। तो यूएपीए में दुरुपयोग में जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप बीजेपी की भी आधी है, कांग्रेस की भी आधी है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी ऐसे कानून से, ऐसे ब्लैक लॉ से, ये गुजरात का चाहे बिल हो या यूएपीए से, आप इस देश में आतंकवाद को लड़ नहीं सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कानून से आतंकवाद की लड़ाई नहीं हो सकती। मैं कपिल black साकला जी law आती हूँ, से लेकिन नहीं हो अभी जो है जफर साहब के पास जाती हूँ। जफर साहब, ये बताइए कि कहा जाता है और ये बात सच भी है कि हमारे देश का जो पूरा जो बुनियाद है वो इस पर उस पर बेस्ड है कि 100 जो हैं दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को जो है वो सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर ये हम आधार माने तो इस आधार पर कैसे एक ऐसा कानून ला सकते हैं जिसको प्रोफेसर गुडावर्ती कह रहे हैं कि जो संवैधानिक मूल्य हैं देश के, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ नहीं उनका कहीं बैठता है। तो ये कैसे माने कि अगर आप, बात तो यहाँ ये हो रही है कि ठीक है हम 5 दोषियों को पकड़ेंगे, अगर 90 निर्दोष भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो बुनियाद है कानून की, संविधान की, वो तो अलग है। देखिए वो उस जो मिसाल आप दे रही हैं आरफा खानम जी, वो मिसाल बहुत अच्छी है और सही भी है, उसका पालन भी करना चाहिए, लेकिन वो मिसाल इस तरह के क्राइम के लिए नहीं है। इस मिसाल को देना चाहिए जो नॉर्मल छोटे मोटे जो हादसा होते रहते हैं किसी शहर में और किसी जगह पे, और जो पुलिस स्टेशन में जो उसका रिपोर्ट लिखाने आते हैं, उसमें ठीक है, सही, उस बारे में अगर आप कहें तो उसको मैं सही ठहराऊंगा। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, उस पर इस तरह के हल्के जुमले या मिसाल दिए जाए, ये सही नहीं है। इसलिए कि उससे आप देखिए, जो आप देखिए फॉर इंस्टेंस बॉम्बे में जो अटैक हुआ था 26/11 को, उस अटैक का आप देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट था। क्या उसमें कोई ऐसा आदमी मरा था जो किसी क्राइम से जुड़ा हो? वो सारे इनोसेंट पीपल मरे थे। या जिस तरह के ऐसे आप कभी भी आप देखिए, जो टेररिज्म के जो विक्टिम कौन है, वो विक्टिम है एक इंसान, आम इंसान। और अगर आम इंसान की रखवाली करनी है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अगर सरकार ना करे तो कौन करेगा? नहीं, लेकिन ये बात सही है। देखिए, लोगों की ओपिनियन सही है और आने भी चाहिए, और ओपिनियन के रेस्पेक्ट करते हैं। माफ कीजिएगा, अमीर जामई जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो अमीर जामई जिन लोगों के नाम ले रहे हैं भारत के नागरिक हैं और निर्दोष नागरिक हैं जिनको सालों जो है सजा भुगतनी पड़ी जेल में। नहीं, वो देखिए, मैं अपने स्टेटमेंट में पहले, पता नहीं किसने मुझे मेरे बारे में कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता, मैं फिर से कह रहा हूं उस बात को, मैंने गलत नहीं सही कहा था। आपके समझने की कमजोरी है आपकी, जिसने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, किसी कानून को बनाने का मतलब नहीं है कि उसका मिसयूज हो जाए, उसका प्रॉपर अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए, और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि सही कानून बनाए और जो उस वक्त के हालात के हिसाब से बनाए और उसका सही यूज हो। मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो हर एक सुलझा हुआ इंसान कहेगा। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसी टिप्पणी आई थी, कांग्रेस के सरकार में कई ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं जिनको पकड़ के और छोड़ दिया है, और टेररिज्म का एक छप्पा लगा के। लेकिन हम उससे परे हट के बात करना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं, हम इसको बड़ी संजीदगी से बोलना चाहते हैं। जफर साहब, मेरी बात सुनिए। इसमें जरूरत जफर साहब, मेरी बात सुनिए। जिस तरह का टेररिज्म, जफर साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, अमीर जामई आपसे कुछ कह रहे हैं, इम्पैक्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनसी बात सुन लीजिए। जफर साहब देखिए, इस तरह से जफर साहब, जिन युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, बोलिए।
उसी सामाजिक परिवेश से, विशेष परिवेश से, उसी कोटे में आप भी आते हैं जहां पे आप प्रवक्ता बने हैं, जिस पार्टी में हैं आप। मैं आपसे सिर्फ ये इतना पूछना चाहता हूं कि मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जैसे लोग जो छूटे हैं, आपका उन पर क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का उस पर क्या स्टैंड है? मैं कह रहा हूं कि गुजरात सरकार से ये जो दुरुपयोग का, मैं तो कहता हूं दिन है, जो कानून बने हैं ये इसका दुरुपयोग का दिन रहा है। डीजी बंजारा जैसे लोग उसके मास्टरमाइंड रहे हैं। अगर किसी कानून से जो है आतंकवाद कम होता तो पठानकोट में जिस काले जुर्म को आपकी सरकार छिपा रही है, आपकी पंजाब की सरकार छिपा रही है, तो शायद वहां पे वो जराइम, शायद वो हमला जो हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हुआ है वो नहीं होता। चलिए जवाब देने देते हैं जफर साहब। देखिए, आज ये मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इमोशनल नहीं है। जवाब देने दीजिए। शुरू कीजिए आप। नहीं, आप बड़ी संजीदगी से आपकी बात सुनिए और आपको जवाब देने का मुझे मौका दीजिए। देखिए, टेररिज्म जो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टेररिज्म, ये मेनेस जो है इस तरह से फैल रहा है, और ना कि इंडिया में, ग्लोबली इसका नेटवर्क जो इस तरह से, अभी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में जो कह रहे थे आरिफा खानम साहिबा जी कि ये जो है जो आर्म्स जो है पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान से लेके कहां से लेके आता है, इससे समझ में आता है कि जिस तरह नेक्सस जो है ऑर्गेनाइज क्राइम का और टेररिज्म का बड़ा जबरदस्त है। और इसमें जरूरी यह है, अगर आप कानून नहीं बनाए तो फिर जंगल राज हो जाएगा। कानून उसके लिए बनाना जरूरी है। हाँ, कानून का सही उपयोग होना चाहिए। आप एज ए सिटीजन आपको राइट है ये कहने का कि भाई कानून बनाओ, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करो। ये नहीं होना चाहिए, ये सही है आपकी बात, लेकिन कानूनी ना बनाओ, ये गलत बात है। और मैं इस बात की बार बार दोहरा, माफ कीजिएगा, अगर समय बचा तो आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर गुजरात राज्य खास तौर पर किस तरह के आतंकवाद और किस तरह के संगठित अपराध से जूझ रहा है कि उस राज्य में इस तरह का कानून बनाने की जरूरत है। मोहम्मद अली खान, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। बॉर्डर स्टेट है। जफर साहब माफ कीजिएगा, और भी पैनलिस्ट हैं। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात। मोहम्मद अली खान, ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिस पर आरोप लगता रहा कि यूपी की सरकार आतंकवाद पर सॉफ्ट रही, एक सॉफ्ट स्टेट की भूमिका रही कि आइए यहाँ पर आतंकवादी हमले करिए, कुछ नहीं बिगड़ता, यहाँ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं आपको बचाने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो बीजेपी क्यों करे? मैं दरअसल अमीर भाई का पहले जवाब देना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे दो बड़े हमारा जो रास्ता था टैकल करने का टेररिज्म को, और इनका जो रास्ता है भाजपा वालों का, ये इसमें थोड़ा फ़र्क है, अंतर है। देखिए, यूएपीए कानून है, काफ़ी वक्त से इट्स बीन ऑन द लॉ बुक्स एंड ऑन द स्टैट्यूट बुक्स, और उसका देखिए इस्तेमाल किया गया है टेररिज्म से लड़ने के लिए। वो बनाया गया था ये सोच समझ के कि देखिए जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं बिना मानवाधिकारों को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करें, वैसा कानून बनाओ। गुजरात वाले कानून की क्यों आलोचना हो रही है? 3 प्रेसिडेंट्स ने क्यों वापस भेजा? आज होम मिनिस्ट्री कह रही है नहीं हमने खुद से वापस मंगवा लिया। देखिए, इसकी तो वजह कुछ और है। इन दोनों कानूनों में फ़र्क है। और जहाँ तक ये सवाल है, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली अरफा जी कि जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो मौजूदा कानून है, वो काफ़ी क्यों नहीं है, उनका इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेसर साहब ने एक दूसरी बात बोली, वो बोले देखिए पॉलिटिकल एक्शन, राजनीतिक जो वो होते हैं, नहीं तो जो आपकी नीति थी, जो यूपीए की नीति थी, उससे आतंकवाद खत्म तो नहीं हुआ, तो बीजेपी को अपनाने दीजिए, उनको नई नीति लाने दीजिए। देखिए, हमें नई नीति लाने पे वो हमें इतना कोई ऑपोजिशन नहीं है कि ये कोशिश करें कि टेररिज्म से लड़ा जाए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, मगर इंसानियत के दायरे में रह के, इस दायरे में रह के कि आप जो है ह्यूमन राइट्स को सैक्रिफाइस ना करें। और देखिए, इसमें मैं ये एक बात पूछना चाहूँगा हमारे भाजपा वाले भाई साहब से, इसमें जो पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ है, कपिल साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सेफ गार्ड, चेक्स और बैलेंसेस। आप मुझे दिखा दीजिए चेक्स और बैलेंसेस किधर है? मकोका के बारे में देखिए, मकोका के बारे में कई चैलेंजेस हुए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट गया था, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, वहाँ भी अलाउ हुआ था। मगर देखिए, उसमें खास तौर से जो उस टाइम आर्ग्यू करे थे, दिखाया था इसमें ये सेफ गार्ड है, ये प्रावधान है, इस वजह से इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। मैं इनसे बोलता हूँ, मुझे एक प्रावधान दिखा दीजिए जिससे ये, जिसमें आप जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ी सही बात की, आप एसआई के सामने स्टेटमेंट देते हैं, वो एडमिट हो गया, आपको 6 महीने कस्टडी में रखा जा रहा है, फिर स्टेटमेंट लिया जा रहा है, आपकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पेश की जा रही है, आप मुझे एक सेफ गार्ड दिखा दीजिए। कपिल सांकला जी, बताइए कि आप चूंकि एक वकील हैं, प्रैक्टिसिंग वकील हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इसका शिकार माना जाता है, उसके ऊपर ये कानून लगता है, क्या आपको लगता है इस कानून में इतने सेफ गार्ड्स हैं कि अपने क्लाइंट को आप बचा पाएंगे? देखिए, मैं डिफेंस का लॉयर रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, किसी भी चीज़ की निदा करना बहुत आसान है, उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अगर मेरे पास कोई
क्लाइंट आता है और मुझे कहता है जी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये करा है, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये मैं कह रहा हूँ मैंने करा है, तो वो केस उसके खिलाफ जाएगा। ये सच्चाई है, चाहे वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो या ना हो, वो मेरी कानून की नॉलेज है, मेरे लीवेज हैं, परंतु बाय लॉ बाय फैक्ट्स वो केस मेरे खिलाफ स्ट्रांगली पढ़ा जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा सेफगार्ड क्या है कि आपकी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग टेलीफोन रिकॉर्डिंग है। अगर मेरा फोन कराची के किसी नंबर पर रोज बजता हो और वो नंबर रेड अलर्ट पे हो, तो मैं गप्पे मारने के लिए तो फोन नहीं कर रहा हूँ, कोई कारण होगा। और अगर 21 दिन तक मेरी परमिशन ही अवेटेड हो तो 21 दिन में तो जो कांड होना है वो हो गया। बिल्कुल। तो चलिए, आपकी यही सबसे बड़ी चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। गुड्डावर्ती जी, ये बताइए कि फिलहाल आतंकवाद पर हमने नीतियां देखी हैं, खासकर दो ही नीतियां हमारे सामने। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अब बीजेपी है। आपको नहीं लगता कि एक सॉफ्ट स्टेट बनके हमने देख लिया कि आतंकवाद पर कितना काबू हम पा पाए? अब नई नीति को हम देख लेते हैं। मानवाधिकारों की चिंता जरूर है अपने आप में, लेकिन क्यों नहीं एक चांस दिया जाए? नहीं, देखिए, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेररिज्म इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इट इज़ एज मिलिटेंसी इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इसको डील करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक रीजंस व्हाई टेररिज्म टर्न्स एंड क्यों हमारा देश टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। इसका एक स्पेसिफिक हिस्टोरिक वो लंबा चर्चा है। इस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि अगर आपको इस ढंग का ड्रैकोनियन लॉ से करना है, यू हैव टू मेक योर पुलिस एंड आर्मी अकाउंटेबल। यहाँ इस देश में अब ये चर्चा चल रहा है कि आर्मी के खिलाफ आप एक लफ्ज़ बोलो एंटी नेशनल बन जाते हो। पुलिस हमारे देश में करप्शन में डूबा हुआ है। कोई आप छोटे से छोटे मसले को लेके जाइए, 15-20 रुपए के चक्कर में भी पुलिस आजकल करप्शन में है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट सच अ पुलिस विद दिस काइंड ऑफ ड्रैकोनियन लॉ? व्हाई डू वी एक्सपेक्ट इट विल ऑनेस्टली फाइट? अब आर्मी में देख लीजिए कितने सारे स्कैम्स हो चुके हैं। व्हाई डू वी एक्सपेक्ट दिस आर्मी विद दिस काइंड ऑफ ए हिस्ट्री विल फाइट टेररिज्म ऑनेस्टली? हम इस कंक्लूजन पे किस आधार पे पहुंच रहे हैं? और दो बड़े अधिकारियों पे तो जांच का आदेश हो गया है। एग्जैक्टली। सो हम इस इंस्टीट्यूशंस को फर्स्ट वी हैव टू मेक देम थरोली अकाउंटेबल, थरोली ओपनली। कितना कन्विक्शंस हुआ है इस देश में? हिस्ट्री में जाके देखिए कितना सारे आर्मी ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स का कन्विक्शन हुआ। लेकिन प्रोफेसर गुड्डावर्ती, लगता है कि आप जो रास्ता बता रहे हैं, जो सुझा रहे हैं, या जिसकी तरफ मोहम्मद अली साहब इशारा कर रहे थे, वो लंबा रूट है, लंबा रास्ता है, और शायद एक पॉलिटिकल पार्टी होने के तौर पर ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। लास्ट मेरा सवाल है बहुत ही संक्षेप में, जफर साहब ये बताइए कि अब अगर होम मिनिस्ट्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होते राष्ट्रपति, तो अब कानून इसको लाने की कोशिश नहीं होगी फिर से 5वीं बार? देखिए आरिफा खानम जी के ये हालात जो इस वक्त है हिंदुस्तान में, और जो हिंदुस्तान के बाहर हमारे पड़ोसी मुल्क में और दुनिया के अदर ममालिक में भी जो टेररिज्म से इम्पैक्टेड है और जहां पर टेररिज्म का खतरा बना हुआ है, उन जगहों पर उन सरकारों में आप देखिए कि बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज आ रहे हैं जल्दी से टैकल करने के लिए टेररिज्म को। हिंदुस्तान में यही गुजरात की सरकार ने यही कोशिश की है, इसलिए कि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सटा हुआ है और पाकिस्तान टेररिज्म का एक den है। तो ऐसे कानून लाने की कोशिश है। अगर आप जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि अगर प्रेसिडेंट का नॉड नहीं मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश ये रहेगी बराबर कि ऐसे कानून जरूर लाएं और उसको एक बनाएं। चलिए, और आप समझते हैं कि इसको मौका दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो गया है। मैं जानती हूँ अमीर जामे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो साफ तौर पर यह बहस बहुत पुरानी है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आतंकवाद से लड़ना जो है वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करना। जाहिर है दोनों ही नागरिक उन्हीं के दायरे में आते हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।